अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, इंतखाबात एक दिन करवाने के ऊपर बहुत सी मुलाकातें हुई, बैठकें हुई, लेकिन वो बेनतीजा रहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात एक दिन करवाने की जो समाअत थी उस पर 5 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। साथ ही साथ इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कोशिश की जाए ये तमाम सियासी जमातें एक तारीख पर इत्तफाक कर लें, लेकिन हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था कि बेनतीजा ख़त्म हुई और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अब सानेहा 9 मई का भी जिक्र आता है, जिसके बाद मुलाकातें होती नज़र नहीं आती और पैचअप होते या फिर किसी टेबल पर बैठकर बात की जाए इंतखाबात के हवाले से, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम दिखाई देती हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्विटर पैगाम में ये कहा है कि 9 मई रियासत पर हमला है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को किसी तौर माफ़ नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज ने भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप बताएं कि मुज़ाकराती अमल क्या अब दोबारा शुरू हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि मुज़ाकराती अमल तो उस दिन शुरू हो जाना चाहिए था जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लीडर ऑफ द हाउस को कहा था कि आइए बैठ के पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे कोई मुश्तरका लाए अमल तैयार करें। तो उसके जवाब में कहा गया था कि मैं चोरों, चक्कों, लुटेरों और मनी लॉन्डर करने वालों के साथ नहीं बैठना चाहता। बड़े मज़े की बात है, उसी किस्म के एक शख्स ने आज मौलाना फजल रहमान से भी गुफ्तगू की हिमायत कर दी है। यानी कि देखें, सियासत किस अजीब चीज़ का नाम है। आप ये बात बता रहे हो, उसमें भी तकरीबन दोनों फरीकैन के दरमियान तय पा गया था, लेकिन एक शख्स की जो अना वो आड़े आ गई, उसने कहा मैं नहीं मानूंगा। नतीजे में उसके जो टीम थी वो भी बेचारी चुप होकर बैठ गई। और ये बात आज ऑब्ज़र्व की उस आदमी ने जिसको बहुत शौक़ आ रहा था इलेक्शन करवाने का। और जब वो ये बात कर रहा था तो वो जिन दिनों की वो बात कर रहा था, जिन दिनों की तादाद की बात कर रहा था, उससे आगे वो खुद चला गया था जब ये फैसला सुना रहा था। तो यहाँ पर तो अजीब कहानी चल रही है। कल जो गुजर जाती है उसमें कौन क्या कहता है और आज में कौन क्या कहता है और आने वाली कल में कौन क्या कहेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। सब कुछ गुडमुड हो गया। सियासत और अना की जो जंग है, खुदा जाने इसका अंजाम क्या होगा। मुझे तो इसका अंजाम अच्छा नज़र नहीं आता। एक फरीक को बहुत बुरे शिकस्त होगी और एक फरीक जीत जाएगा। लेकिन इस हार जीत के दरमियान जो मसला है वो है मेरे निज़ाम का। क्या निज़ाम हार गया या निज़ाम जीत गया? इस तरह निज़ाम को भी दुख पहुँचेगा, ज़ख्म पहुँचेगी, ज़ख्मी होगा और उसके ज़ख्मों को भरने में काफ़ी देर लगेगी। अजीब रवायात हमारे मुल्क में जन्म ले रही हैं और इसमें से एक रवायत के बारे में आपने बात की है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन एक दिन ही होंगे। समझता क्या हूँ यार, गलत कह रहा हूँ, सॉरी, आई अपोलोजाइज। इलेक्शन एक दिन होंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। सर, एक दिन हो जाएंगे, कहीं इस तरह की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक दिन होंगे। अब तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब कब होंगे, ये एक नई डिबेट शुरू होगी। थोड़ी देर बैठे हैं जावेद साहब मेरे साथ, इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब देंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने बात जावेद साहब की तरफ मोड़ ही दी है, तो जावेद साहब आप ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जो बात है वो तो डे फर्स्ट पर भी वही थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पर ना पहले दिन कायल थे और ना आज कायल हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो, इस मुल्क ने मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पे तो नहीं चलना ना। वो इस मुल्क ने या आइन के तहत चलना है और कानून के तहत चलना है या जमहूरियत के असूलों के तहत चलना है। जब ये तीनों चीज़ें दफन हो जाएंगी तो फिर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की क्या ख्वाहिश है। और यही वो बदकिस्मत लम्हा होगा जब इंडिविजुअल्स की ख्वाहिश पे मुल्क चलेगा। और अगर हमने पिछले 1.5 साल से ये नहीं सीखा तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मायूसी तो है गुनाह, मगर फिर ये हमें सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में जमहूरियत बंद हो गई है, कानून आइन ख़त्म हो गया है। इस मुल्क ने कहीं नहीं जाना। और ख़ासकर जब मौलाना फजल रहमान ये बात करेंगे कि मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन भी नज़र नहीं आ रहे, तो फिर यह हमें सोचना पड़ेगा कि एक शख्स जो इस पूरे सिस्टम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा है, जिसका समदी गवर्नर है, KPK में प्रैक्टिकली हुकूमत उनकी है, और फेडरल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो मुस्तफ़ीद इंसान है वो मौलाना फजल रहमान है। पाकिस्तान का सबसे जहाँ बजट खपता है उसकी मिनिस्ट्री उनके बेटे के पास है, दूसरी हाउसिंग उनके पास है, और वो डिक्टेशन देते हैं इस हुकूमत को
लेकिन ये हुकूमत मजबूर है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान का बस चले तो अगले 100 साल इलेक्शन ना हो, इसी तरह चलता रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पे कुछ होना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सियासतदानों को पाकिस्तान की जो जमहूरियत की हालत है और जो आइन की हालत है और जो अदारों की हालत बन गई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए तारीख से सबक सीखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये हट दर्मी की सियासत ने माजी में भी पाकिस्तान का नुकसान किया था, तो अगर ये भी वही हट दर्मी का मुजाहरा करेंगे तो मेरे ख्याल है इफ्तिखार साहब ने जो रेफरेंस दिया था कि एक शख्स ने इनको सियाक मईशत और बातचीत की बात की थी, तो आज वो बात कर रहा है ना, तो फिर आप बात कर लें। अगर जमहूरियत में डेडलॉक आना है, अगर जमहूरियत में रास्ते बंद होने हैं, बातचीत का रास्ता बंद होना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर जमहूरियत की जरूरत नहीं है। बात यह है कि रास्ता ना पहले बंद था, आपके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि बीच में सानेहा 9 मई आ गया है, लेकिन नवीद चौधरी साहब की तरफ को हम कब तक रोते रहेंगे? मुझे इस मुल्क ने 9 मई से आगे जाना है। जावेद साहब, नवीद साहब की तरफ बात लानी है। नवीद साहब, आप भी देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कायदीन थे, जो रहनुमा थे, सब वापस मुड़ चुके हैं, या तो अपनी पोजीशंस छोड़ गए हैं या तो फिर जमात को खैर बात कह गए। लेकिन अभी आप देखें, असद कैसर ये कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ मुज़ाकरात के लिए। तो क्या कहीं पर हुकूमत की जानिब से आपको ऐसा लगता है कि बैठक हो सकती है, सेटलमेंट हो सकती है? इससे पहले कि नवीद बोले कि जो लफ्ज़ है ना सानिया 9 मई पर रोते रहना, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। आगे चलें। ठीक है जी सर। देखें, असद कैसर साहब जो हैं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो भी अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं पीटीआई से। अब चूँकि वो 3-4 ग्रुप बन रहे हैं, तो क्या उसकी शक्ल सामने आएगी, उसका इंतज़ार है। तो असद कैसर साहब भी, परवेज़ खटक साहब जिस रोज़ गए थे उस रोज़ वो भी चले गए थे। तो अब कुछ चीज़ें मोडालिटीज़ जिसे कहते हैं पोलिटिकली वो तय हो रही हैं। लोगों का छोड़ के जाना इस हवाले से को बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है कि ये पार्टी जिस तरह से बनाई गई थी वो हमारी आँखों के सामने बनी है। हमें उस खाने में भी बुलाया गया था जब इसका बाकायदा आगाज़ किया गया था 2011 में, मैं तो था उसमें, इफ्तिखार साहब भी शायद होंगे। तो उसके बाद ये सिलसिला सारा शुरू हुआ, फिर जिस तरह से लोग इकट्ठे किए गए, ये वही पैटर्न था जो जनरल मुशर्रफ के दौर में काफ लीग के लिए बनाया गया। 1985 में भी पैटर्न इसमें फ़र्क एक ये डाला कि पहली बार हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी फैमिलियाँ थी वो इसमें इन्वॉल्व कर दी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती थी और जुडिशरी भी कि हमारे इख्तियारात तो बहुत हैं, लेकिन हमारे जो घर वाले हैं उनको मौका मिलना चाहिए सियासत के अंदर भी, वो आएंगे तो सफाई करेंगे। तो पीटीआई के अंदर उनकी फैमिलियाँ भी दाखिल हो गई, खुद की उन्होंने। अच्छा। जिसकी वजह से आपको एक बहरान की कैफियत नजर आई, क्योंकि ज़ाहिर अपने बच्चों पर हाथ डालना मुश्किल होता है, लेकिन आफरीन है एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत पर कि उन्होंने परवाह नहीं की। जिसने कानून तोड़ा है वो उनके पीछे हैं और उनको पकड़ भी रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमात भी बन रहे हैं। बहुत सारी रुकावटें आने के बावजूद आपने देखा है कि बहुत मजबूत स्टांस लिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने। बुनियादी बात यह है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मुज़ाकरात उनसे होंगे जो सियासत करना चाह रहे हैं। मैं अगर सियासत करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, मुझ पर कोई ऐसा केस नहीं है जो रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ है, मुझ पर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मुझे सज़ा हो सकती है, साफ़ सुथरी सियासत है मेरी। सियासी इख्तलाफ हो सकता है और आगे भी सियासी पार्टी हैं, तो फिर सियासत पर बात होगी। जब मैं एक लाइन ही और पकड़ चुका हूँ तो बात कैसी? आगे बात मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के बाद दूसरे पॉलिटिशियन हैं जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उनकी पार्टी कई मरतबा हुकूमत में रही। तोशा खाना से 1 रुपये की चीज़ उन्होंने आज तक नहीं ली। अगर वो हुकूमत को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त के गवर्नर केपी के उनके हैं या वफाकी वजारतें हैं, तो भाई इस्लामाबाद ये सिस्टम से फोन करके पता करें वो क्या कर रहे हैं। ये सिस्टम बचाया किसने? आपकी सुप्रीम कोर्ट तो इस हुकूमत को ले दे गई थी, वो तो बेंच बैठा हुआ था फारग करने के लिए। ये सिस्टम जो अब तक बचा हुआ है, बल्कि 2018 से अगर कोई बंदा मैदान में रह के बचा रहा है पूरे सिस्टम को, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। तो उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मैं तो उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। ही इज अ वेरी ब्रेव मैन। दीनी शख्सियत है, तो हमारे पास जो रिटायर्ड दोस्त हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। लेकिन मैं अब चाहती हूँ पीजे मीर सर भी अपनी गुफ्तगू इसमें शामिल करें। पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि ये शख्स कहा करता था कि मैं रुलाऊंगा इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, और ये सारी बातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करते थे, आज वो खुद उस पोजीशन में हैं, ऐसा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो दुरुस्त कहती हैं, या फिर आप सजेशन क्या देते हैं कि किस तरह ही कैन कम बैक इनटू द डिस्कशन फेज? देखिए, सियासत के अंदर कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं,
कभी भी बंद नहीं होते। आप हमेशा डिस्कशंस कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साने बड़े बड़े हुए, 9/11 से बड़ा हुआ है कोई? ये तो कुछ भी नहीं था। 12 मई देखा था आपने क्या हुआ था? 9/3 को भी हम कंडेम करते हैं, हर एक को कंडेम करते हैं, जो भी हो। बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी कांट स्टे। 9/11 से बड़ा जो दुनिया के अंदर आपने देखा, उसके रिपरकशंस आपने देखे, क्या क्या नहीं हुआ, और फिर 24/7 जो बरतानिया में हुआ, ये होते हैं। लेकिन वी हैव टू मूव अहेड। हमें एक पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल के साथ एवरीथिंग बिकम्स एक्सपोज्ड। हमने संजीदा से और संजीदगी से सबको दोबारा फोल्ड में लेके चलना है। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। हाँ, अगर हमने विंडिक्टिवनेस दिखानी है, रिवेंज दिखाना है, तो फिर आप किन किन को पकड़ोगे, किन किन को मारोगे, किन किन को बंद करोगे और किन किन को एग्जाइल में डालोगे। हमने बड़े देख लिए हैं। हर आपका लीडर है वो इवेंचुअली एग्जाइल में चला जाता है। 1 मिनट में हीरो है, दूसरे मिनट में ज़ीरो है। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मरियम का ताल्लुक है, शी हैज़ द कंप्लीट राइट टू से वॉट एवर शी वॉन्ट्स, क्योंकि PTI ने भी उस तरह बातें की हैं, मरियम भी उस तरह बात कर रही है और करती रहेगी, और ये भी करते रहेंगे। अब इन पे थोड़ा सा डैम्पर लग गया है, अब ये चुप हैं, दरवाजे बाद में खुल जाएंगे। सियासत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आपने जनरल मुशर्रफ को देखें, बेनज़ीर के साथ बैठ के बातें की, कहाँ मिले? जद्दा में मिले, उनकी मुलाकातें हुई जब जनरल नदीम ताज जो सारे उधर मिल के आए थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ भी एंटर हो गए। मैं तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो मैंने करवाई थी इनकी बात। मैंने लंदन से करवा के नवाज शरीफ को जद्दा में फ़ोन करके फिर इनकी बातचीत शुरू हुई थी। उसके बाद ये तो आप हुसैन लवाई से पूछें, जहाँ मौजूद थे, अल्लाह जन्नत दे, रहमान मलिक और मुनव्वर तालपुर, इनसे पूछें। सर, अब इनके दरमियान में कौन पीजे मीर साबित होगा? इनके दरमियान में बड़े पीजे मीर पाकिस्तान में बैठे हैं जो कि करवाएंगे। ये बैठे हुए, इफ्तिखार बैठे हैं, जावेद है, नवीद है, कई कर लेना बैठने की जरूरत नहीं है किसी। देखें, हमने पाकिस्तान का सोचना है, पार्टीज का नहीं सोचना। पार्टीज डोंट मैटर, इट इज द कंट्री विच मैटर्स। ठीक है पीजे सर, आपका पॉइंट आगे ब्रेक का कहा जा, और बात यही है जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने ही लोग थे वो सानेहा 9 मई को ओन नहीं कर पा रहे, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। नई सफबंदियाँ हो रही हैं पंजाब में, क्या होने जा रहा है, सियासी गहमा गहमी जो चल रही है, उस पर करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी जोड़ तोड़ या फिर सियासी आनिया जानिया पंजाब में पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। PTI से राहें जुदा करने वाले हाशिम डोगर और मुराद रास ने डेमोक्रेट्स ग्रुप बना लिया है और इस अज़म के साथ बनाया है कि PDM के साथ अपोजिशन की जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि पीजे सर आप ये बताएं कि मुल्की सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या होगा पंजाब का नया सियासी मंजरनामा। कई लोग पहले PTI के अंदर डिसिडेंट्स थे, बात नहीं करते थे। मुझे पता है कि मुझे किसने अप्रोच किया और कहा कि मुराद रास की बात बुज़दार साहब नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप बात करो कि इनकी बात सुने। ये MP थे, ये ही वॉज नॉट हैप्पी। हाशिम डोगर ये पहले बैकफुट पे हो गए थे कसूर के अंदर से, और इनका भी पता चला कि ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो ये जो एक वैक्यूम आया है 9 मई के बाद, जो डिसिडेंट्स थे जो कि नहीं जा सकते थे, उनको एक रूट मिल गया, उनको एक रूट, एस्केप रूट मिल गया कि वो निकल जाए। सो इसके दो पहलू हैं। एक, जो मुसीबत में अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ वो कहीं और जाके वहाँ भी खड़ा नहीं होगा। PMLN ने दरवाजे बंद कर दिए इनके, ये जितने भी PTI के थे, क्योंकि पहले भी इन पे तनकीद हुई कि आपने उनको रखा और उनको टिकटें दी। आई डोंट थिंक दे विल डू इट। अब बात आती है PPP की। PPP कितने लोगों को अकोमोडेट करेगी? PPP के बड़े जाले अभी भी हैं जो कि डोरमेंट है, डोसाइल है, वो भी कहेंगे यार हमें क्यों नहीं पूछा, हमने सारी ज़िंदगी अपनी पार्टी में दे दी हैं। और एक वो जो टोला इधर बैठा था आके और सारे इनको पैराशूटिस्ट कहते थे, तो आज ये अपने लीडर को मुसीबत के वक्त में छोड़ के चले गए। ये भी ब्रेक में ये बात कर रहे थे जावेद कि आज जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो ठीक है, जो दूसरा है उसको अंदर कर दो। तो ये डरे हुए हैं। ये इनको मैं पॉलिटिशियंस नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने मौके पे खड़ा रहे, रॉन्ग और राइट खड़ा रहे। इनको चाहिए था सब मिल के एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और 9 मई को कंडेम करते। छोटी छोटी आवाज़ें निकाली, हाँ जी हम कंडेम करते ही है, और सारे मिल के करो ना भाई। नाम तो पार्टी का आ रहा है, तुम्हारा इंडिविजुअल्स का नहीं आ रहा।
तो ये जो बीच में लोग हैं शरपसंद किस्म के, आपने इनको कंडेम करना था। यू नेवर डिड दैट। यू शुड बी डूइंग इट एंड सपोर्टिंग योर लीडर। ये तो आप लर्न करो लेसन PMLN के लीडरशिप से, PPP की लीडरशिप से, कि वो कितनी मुसीबतों में गए हैं पॉलिटिकली, क्या क्या नहीं उनके साथ हुआ है। खड़े रहे यार, जाले उनके, नून के भी खड़े रहे, उनके भी खड़े रहे। ये एक सान्या हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहीं से भाग गए यार। तो लोगों की ये लोग क्या खिदमत करेंगे? ये कहीं भी जाएंगे, इनको वोट कहीं नहीं मिलेगा। नवीद चौधरी साहब, कौन कौन सी जमातें हैं, कितनी जमातें हैं जो अभी फॉर्मेशन मोड में हैं? देखें, PTI से जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो निकल सकती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में निकल सकती है, या जहांगीर तरीन साहब जो एक ग्रुप बना रहे हैं, यकीनी तौर पर उसमें काफ़ी कदावर लोग हैं, वहाँ जगह निकल सकती है। फिर ये कोशिश भी हो सकती है कि PTI भी जी काफ में भी है, बिल्कुल ठीक है, चौधरी शुजात साहब के पास भी लोग जा सकते हैं। फिर ये है कि PTI को भी तो बरकरार रखा जाना है ना। ये चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं, ये बगैर किसी मकसद के तो PTI में नहीं गए हुए। हमें खुली बात करनी चाहिए ना। हम तो सिर्फ ये एतराज़ कर देते हैं कि जज साहब ने दरख्वास्त ज़मानत की थी, ये तो केस ही फारग कर दिया, लेकिन दूसरा पहलू भी तो मद्देनज़र रखें ना। किसी ड्यूटी पर ही है ना, वो किसी ड्यूटी पर ही वो काफिले को लेकर आए थे इत्तेहादी बनाकर PTI के साथ, फिर वज़ीर आला बने। तो अभी भी मैं तो कम से कम बतौर तालिब इल्म यही समझता हूँ वो ड्यूटी पर हैं। तो एक वो स्ट्रक्चर भी तो बरकरार रहना है। देखना ये है कि आगे स्पेस इन्होंने इस तरह से बनानी है ना। अगर हम कहते हैं कि PDM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं सारे लोग, तो इस वक्त क्या इंप्रेशन है? इस वक्त इंप्रेशन ये है कि वफाक की सतह पर और सूबाई सतह पर भी तमाम जमातें हुकूमत में शामिल हैं। PDM इटसेल्फ, जिसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और JUI नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी सेपरेट है, PDM से बाहर है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर वो हुकूमत के अंदर है। इसके साथ हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, बाप पार्टी भी है, ANP भी है। तो ये सारे लोग साथ साथ चल रहे हैं। अब एक पार्टी ऐसी भी होनी चाहिए जो इनसे हटकर हो, जो इस वक्त का धारा है उसमें कम से कम PTI का वजूद अगर बरकरार रहता है, वो चौधरी परवेज़ अली साहब की शक्ल में बरकरार रह जाए, या जो डेमोक्रेट का धारा है ये भी उनसे बाद में जा मिले, या हो सकता है कि तरीन ग्रुप इसके साथ जा मिले, तो वो भी एक स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्योंकि हम देख ये रहे हैं कि इस वक्त जो लोग सिमत तलाश कर रहे हैं उनको मिल नहीं रही। वो आपस में एक चीज़ तो तय कर ली उन्होंने कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद ये एक्ट अगेंस्ट स्टेट हो गया। ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और आइनी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, ये हो गया है रियासत के ख़िलाफ़ एक्ट। ये 9/11 से ज़्यादा बड़ा सान्या है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप पेंटागन को अटैक करेंगे, जब आप कमांडरों के घरों को अटैक करेंगे, तो वो सूरत हाल फिर जंग वाली हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर इसको अंडरमाइन करना कि नहीं जी वो हो गया, जज्बाती लोग थे, ये भी बात गलत है। एक मरबूत और मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत हुआ। जैसे ही ये वाक़या हुआ, साथ ही ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान आता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद हमें इतलात मिलती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त भी जा रही है। तो ये एक मुनज़्ज़म और मरबूत मनसूबाबंदी थी, बहुत बड़ी साजिश थी, ये कू था। इस हवाले से रिपोर्टें छप रही हैं। तो ये जाहिर है अब इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो स्टेट नहीं रहेगी, ये मजबूरी है। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, आपने भी देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नई जमातें बन रही हैं, तो ऐसे में क्या कोई भी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ले सकती है? देखिए, बात यह है, मैं नवीद की बात को आगे ले जाऊंगा। नवीद साहब, न सिर्फ ये जो आपने फिक्र आखिर के, बल्कि एक तो अनाउंसमेंट कर भी दी गई कि ऐसा हो गया और बस गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं जी। ये अनाउंसमेंट है। वो जो को TV शीवी पे काम करता है एक आदमी, उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसने बाकायदा बता दिया कि म्यूटनी हो गई है। तो ऐसे तो नहीं सब चीज़ें तैयार थीं और ऑन एयर की गई। और जो लोग वाकई आपके नज़दीक उसको सरसरी समझते हैं और मजाक समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि चलें चलें ये भूल जाएं, 9/11 में अमेरिका भूल गया था। भाई 9/11 में अमेरिका कोई नहीं भूला था। अमेरिका ने उस 9/11 का वो बदला लिया कि तारीख में किताबों की किताबें लिखी गई हैं। अब तक अभी तक 9/11 कमीशन की रिपोर्ट, अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो 9/11 कमीशन की रिपोर्ट ही पढ़ लें। तो हमें यह मशवरा मत दे कोई आदमी कि अगर हमारी रियासत के ऊपर हमला होता है, हमारी रियासत के उन चीज़ों पे हमला होता है जिन पे हमें फ़ख्र है, तो हम खामोशी से बैठ के देखेंगे। गलत है, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो इससे भी ज़्यादा ताकतवर ग्रोह इस मुल्क में है। ये जिस ग्रोह ने किया,
इसकी ताकत कुल कितनी थी पाकिस्तान में उस दिन? इससे ज़्यादा ताकतवर गिरोह हैं जो इससे ज़्यादा लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं जी, और इससे बड़ा हमला कर सकते हैं। तो ये रवायत नहीं होनी चाहिए। सियासत को सियासत के तौर पे खेलें। अब आप ऐसे तो नहीं है ना कि हॉकी खेलते खेलते आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और आप जो गोल पोस्ट चेंज कर दें, ये आपने लगाए हों हॉकी के लिए और कहने ये हम इसी पिच पे हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सियासत सियासत के तौर पे खेली जाए और जो लोग सियासत करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक सियासत करें, प्रोग्राम दें, लोगों के पास जाएं, वोट लें। और आपका ये जो सवाल है क्या उनका वोट बैंक है, बिल्कुल। किसी सियासी जमात का वोट बैंक एक महीने में ख़त्म नहीं होता। एक बड़ी क्लियर बात है, ये हमने देखा है। और मैं जो अगर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ, मैं तो जानता हूँ उसको बखूबी। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, लेकिन क्या वो वोट बैंक इतना है कि वो किसी जगह पे वफाकी हुकूमत को कैप्चर कर सकता है? तो माई आंसर इज़ नो, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। इन लोगों को इकट्ठा बिल्कुल होना चाहिए। नवीद ने सही कहा, इन सब लोगों को जो पीटीआई के लोग अपने को पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा होकर आराम से ठंडे दिल से फैसला करके देन दे शुड गो। बेशक पीटीआई के नाम से चले जाएं, पीटीआई पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी और मैं पाबंदी के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ हूँ। पीटीआई को पीटीआई के झंडे के साथ और पीटीआई के नाम के साथ जाना चाहिए एक्शन में। इफ्तिखार साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मगर इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि इसको कलअदम करार दिया जाए या ना दिया जाए। जावेद साहब, जहाँ बड़े बड़े नाम, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, नई नई जमातें बन रही हैं, आप मुझे बताएं शेख रशीद साहब किधर हैं? शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है सिगार पीकर सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जमहूर कहीं सो गया है और जमहूरियत कहीं गुम हो गई मुल्क में ही है ना, और कहीं खोई हुई है। तो जब जमहूरियत जागेगी या जमहूर को होश आएगा तो तब वो जागेंगे। तो जागते हैं, ट्वीट करते हैं, क्योंकि वो उनको डर लगता है कि अगर उनको भी पकड़ के ले गए जेल में तो वो फिर टाइम कैसे गुजारेंगे? ना वो बड़ा बहादुर आदमी है, जेल काट के आया। हाँ, कह रहा जेल मेरे ससुराल है। का केस बना था, जेल काट के आया, किताब लिखी है उसने जेल के बारे में। बहादुरी का वो कारनामा भी हमें याद है जब एटॉमिक टेस्ट हुआ, जब एटॉमिक टेस्ट हुआ वो कारनामा भी याद है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, सियासत हो रही है दो तरह की। एक सियासत हो रही है कि किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और किसने नहीं करनी। बस फ़र्क इतना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है कि वो किस ग्रुप में जा रहे हैं। क्योंकि अब एक नई पार्टी जहांगीर खान तरीन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान पैराशूट पार्टी। तो उसमें सारे पैराशूटर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा। और उसका क्या मुस्तकबिल है? मेरे नज़दीक तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि अवाम के अंदर या जिस जमहूरियत की अब बात करते हैं 2023 में, अब ये पैराशूटर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो होगा नेचुरल फिनोमेना के ज़रिए होगा। ये जिस तरीके से किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक लेगी, ना कि आप ये समझें कि वो पीटीआई का वोट ले जाएंगे। बुनियादी तौर पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो पीटीआई है उसके वोट को कैसे कैटर करना है। लेकिन जो आजकल सर्वे हो रहे हैं, सर्वे ये कहते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा हो गई है। अब ये लोग खामोश बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको जमहूरियत के ज़रिए मौका दिया जाएगा, जिसके डर खौफ का मौलाना फजलुर रहमान ने इजहार कर दिया। तो इसलिए ये जितनी ग्रुपिंग हो रही है, ये ग्रुपिंग का फ़ायदा उस वक्त होगा जब इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कब होंगे? जब पीटीआई के मुतल्लिक श्योर हो जाएंगे कि इसके दांत निकाल दिए गए, इसके पर काट दिए गए, अब ये बिल्कुल अपाहज पार्टी है, तब इलेक्शन हो सकते हैं। उससे पहले मेरी बात सुने, मुझे गुमान होता है कि अपने आप को या इंडिविजुअली बनाने में, अपने करियर्स पॉलिटिक्स बनाने में तो सब मसरूफ़ अमल है, लेकिन क्या मुल्क की मईशत के लिए भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी? इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्की मईशत के हवाले से हमें बात करनी है। सख्त माली मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान, लेकिन ऐसे में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कहते हैं कि जो बजट नया बनाया जाएगा वो कारोबार और अवाम दोस्त होगा, जबकि साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इससे कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप रहनुमाई फरमाएँ कि क्या किया जाए? नहीं, बजट तो यकीनी तौर पर अवाम दोस्त होगा इस सेंस के अंदर कि तनख्वाहें बढ़ेंगी और कारोबार के लिए मौके फराहम किए जाएंगे, उसमें रिलीफ दिया जाएगा।
IMF की जो शराइत हैं, यकीनन अब चूँकि 9 जायजे में चला गया मामला, उसमें टाइम मिल गया तो उसका ये एडवांटेज लेंगे, पहली बात। लेकिन IMF के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, वो एक किस्म का एक सर्टिफिकेट है आपके पास, क्योंकि अभी जो आलमी मालियाती निज़ाम है उससे बाहर आप नहीं आ सकते। आपने एशियन डेवलपमेंट के पास जाना है, आपने किसी तरक्याती जो जैसे जायका है उसके पैसे लेने हैं, तो एक सर्टिफिकेशन हो जाती है कि ये सिस्टम के अंदर है। लेकिन यहाँ जो एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, जिस पर मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, वो ये है कि बार्टर सिस्टम के तहत जो तिजारत का फ़ैसला किया गया है अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ, ये इंतहाई कामयाब तजर्बा है। आपका प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी, रूस से एनर्जी मिलेगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन दो मुल्क से मिलेंगी, अफगानिस्तान और ईरान से। LC नहीं खोलनी पड़ेगी, डॉलर है ना, डॉलर चाहिए। जिस मुल्क ने अपनी करेंसी में कारोबार करना शुरू किया है उसने बहुत तेज़ी के साथ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया, क्योंकि डॉलर का आंसर निकल गया ना। अगर हम ग्लोबली देखें तो 21% डॉलर पर इन्हिसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश, 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवीद चौधरी साहब, बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। जावेद साहब, आपकी बताएं कि आपको क्या लगता है? अवामी राय ये पाई जा रही है कि इससे बुरे हालात मईशत के पहले नहीं देखे थे, लेकिन इसहाक डार साहब पर उम्मीद है, तो क्या उनकी जो उम्मीद है वो हमें नजर भी आएगी प्रैक्टिकली? पहली बात यह है, उनकी पूरी उम्मीदी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी को, जिसके क्रेडिट की वजह से वो वज़ीर ख़जाना है, उनको निशान इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जो पकड़ी भी नहीं जा रही और ना किसी से संभल रही है। यह है बदकिस्मती। क्योंकि बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या रिलीफ देंगे? ये सेरेमोनियल बजट होना है, कॉस्मेटिक किस्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी और सिर्फ फिगर्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि बजट तो अब रह गया है कि हर दूसरे महीने आता है। बिजली का बम कभी आपके पास दूसरे महीने पड़ जाता है, पेट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में है क्या? जो बजट 45% डेफिसिट के साथ तैयार होगा, उस बजट का हाल क्या होगा सोचो। ये तो बुनियादी तौर पे ये जो क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें खोद के जाएंगे, जो उन्होंने 2018 में खोदी थी आने वाली हुकूमत के लिए। ये है बदकिस्मत लम्हा। क्यों कि आपके पास ना IMF है, ना पैसे हैं, ना कोई कमिटमेंट है, और आपने 750 से उठाकर 900 अरब आपने डेवलपमेंट बजट, 650 से 900 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट कर दिया। अच्छा। तो पैसे हैं नहीं है, पैसे आने कहाँ से? 21 अरब आपके पास इलेक्शन देने को नहीं थे, आज आप इस मुल्क में लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके पास 3-4 महीने खेलने का टाइम है, इसमें आपने 2 फैसले करने हैं। अगर आपने IMF के पास जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या आपको अपने दोस्त ममालिक से कमिटमेंट लेके पैसे लेने पड़ेगा, वरना तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है। कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी इफ्तिखार साहब आप बताएं, आपने भी इस चीज़ को स्टडी किया है। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो ना फराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए, क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लक है वो पार्टी इस वक्त मुसीबत में फंसी है। उस पार्टी के वर्करों के ऊपर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको जलाने, उनको लूटने, उनको तबाह करने का मुकदमा चल रहे हैं। तो इस बिना पे पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दी है। उन्होंने इसके लिए बहुत पैसा भी लगा दिया है। लेकिन हमारे दोस्त जो हुसैन हक्कानी साहब हैं उन्होंने भी मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के फोरम बना के उन्होंने कहा ये मुकाबला करते हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी पिछले आज के पहला जो मेरा था सेगमेंट उसमें मैंने कहा कि सियासत को सियासत के तौर पे खेला जाए। मुल्क को तबाह करने की साजिश मुकम्मल नहीं होगी। ये एक कंट्री है। यह आप जो फ़ौज की इमदाद बंद करके फ़ौज को प्रेशराइज कराना चाहते हैं, फ़ौज किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएगी। फ़ौज ने एक फ़ैसला कर लिया है कि जो भी उनकी तनसीबात को जलाएगा, तोड़ेगा, हमलावर होगा, वो उनसे निपटेंगे अपने फ़ौजी कवानीन के तहत।
और वो फौजी कवानीन आइनी तौर पे पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं, नए नहीं बनाए जा रहे। ठीक है, ये यहाँ पे लॉज मौजूद हैं कि ऐसे हरकत अगर कोई करेगा तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। और ये जो लॉबिस्ट हैं इनको अपने उसमें रहना चाहिए कि ये या तो पाकिस्तानी सिटीजनशिप छोड़ दें, अच्छा, या आप कह दें कि हम पाकिस्तानी हैं नहीं हैं, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, और ये कह दें कि पाकिस्तान में उनके बुजुर्गों की कब्रें नहीं हैं, या कह दें कि उनका पाकिस्तान से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो फिर जो मर्जी लॉबी करे, मैं उनके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जब तक वो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, I will oppose this action। इफ्तिखार साहब, आपकी बात से ही एक बात आखिज कर रही हूँ और विजय सर आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी डेमोक्रेट हैं, एक नाम नहीं लेती, उन्होंने ये कहा है कि जो अमरीकी कानून साज हैं अगर वो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो वो ह्यूमन राइट्स की बेस पर कर रहे हैं और मुल्क में जो जमहूरियत सबटाज हो रही है उस पर कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से दिया गया, क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया, यही चीज़ है, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी सुन लिया है, उसने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, एंड अमेरिकन ने भी यही कहा है, इंटरनल मैटर। अब ये जब हम लॉबियस्ट की बात करते हैं हमें जज्बाती इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जो है हम उसके बहुत वैल्यूबल पार्टनर्स हैं और वो इस तरह की कभी एक गवर्नमेंट की वो नहीं लेंगे। उनके बड़े इंटरेस्ट हैं हमारे साथ, एक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, उनके स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और वो उस पे काम करेंगे। किसी लॉबियस्ट पे खड़े होकर बाहर और कहे जी पाकिस्तान के ये बंद कर दो वो बंद कर दो, दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट डू इट। बहुत शुक्रिया पी जमीर साहब, नवीद चौधरी साहब, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब। बात यही है कि तो चाहिए कि अब बहुत वक्त हो चुका है, बजट बनाने जा रहे हैं तो महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में जो पिसते हैं अवाम, उनको किसी तरह रिलीफ फराहम करने के लिए कोई रोड मैप मुरतब किया जा सके जिसके बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।